हेलो फ्रेंड्स। पेपर टू की रिगार्डिंग एक दिक्कत जो है इज फेस्ड बाय लॉट्स ऑफ पीपल एंड दैट इज द रियलिटी। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दैट एंड दैट इज हाउ टू कलेक्ट द डेटा और इंफॉर्मेशन फॉर पेपर टू, राइट? एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम in today's video. जब हम देखो तीनों चीज़ों को, मतलब तीनों फॉर्मेट के लिए हम लोग बात करेंगे, ऐसे आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट राइटिंग, ओके। और हम तीनों चीज़ों के लिए इसलिए बात करेंगे क्योंकि हम लोगों को पता है कि उसके बाद के जो दो सवाल है, प्रेसी एंड कॉम्प्रेंशन, वहां तो ऑलरेडी पैराग्राफ वहां दिया हुआ है, सो द डेटा इज ऑलरेडी देयर। बट व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस, दे जस्ट गिव यू वन लाइन एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू क्रिएट एवरीथिंग आउट ऑफ योर माइंड, राइट? और इसीलिए फिर अगर हमारे पास कुछ अब यूपीएससी कौन सा टॉपिक पूछेगी वो तो हमें पता नहीं है, तो डेटा जो है वो रेडी होना चाहिए हमारे पास, है ना। अब बहुत बार ऐसे हो जाता है, सर यूपीएससी तो कितने सारे रैंडम टॉपिक्स पूछ सकती है, तो इतना सारा डेटा कहाँ से आएंगे? अरे यार, एग्जाम का तो छोड़ो, लेकिन व्हेन यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग तब भी आपके पास डेटा है क्या? जब मैं कोई टॉपिक मेरे सामने आता है और मैं ऐसे लिखता हूं तो आई जस्ट कीप ऑन राइटिंग द जनरल थिंग्स। मेरे पास डेटा बहुत कम होता है, अगर होता भी है कहीं ना कहीं पड़ा हुआ तो वो उस वक्त याद नहीं आता। किसी ने पकड़ लो, मैंने एक ऐसे लिखा जिसमें मैंने एकदम जनरली सब कुछ लिखा है, लिखते वक्त भी मुझे अच्छा फील नहीं आया कि अरे यार ये लिख तो दिया मैंने लेकिन इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलते हैं मार्क्स फिर। लेकिन फिर किसी दोस्त का ऐसे पढ़ता हूँ या किसी टॉपर का ऐसे पढ़ता हूँ तो लगता है यार इसने तो सब कुछ सही से डाला है, यार इसने तो सर्वे का रिपोर्ट भी डाला है, जजमेंट का नाम भी लिखा है, स्कीम का नाम तो मैंने भी लिखा था, लेकिन इसने तो एनजीओ को भी मेंशन किया है, इसने तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में भी लिखा है, ये तो मैं भूल गया। कितनी सारी चीज़ें तो ऐसी भी आपको याद थी, ये तो मुझे पता थी यार, फिर भी मैं नहीं लिख पाया। तो why this happens and where to collect the data from, this is what we are going to deal with today. तो without wasting time, let's just start with the thing. तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको डेटा ढूंढने के लिए कहीं अलग से जाना नहीं है। बहुत सारी साइट्स है, बहुत सारे सर्वेस होते रहते हैं, बहुत सारा डेटा बहुत सारे मिनिस्ट्रीज के साइट पे अपलोड होते रहता है। बट अगर आप सारा टाइम वो सब कलेक्ट करने में निकाल दोगे तो फिर आपका पढ़ाई का टाइम कॉम्प्रोमाइज़ होगा, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि वो सारा डेटा, इतना सारा डेटा पढ़ के उसको फिल्टर करके इकट्ठा करना, कहीं लिखना, और अगर वो एंड टाइम पे याद ही नहीं आया तो वो सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल है। तो क्यों ये सब कुछ करना है? तो हम लोगों को इसमें ना थोड़ा गोल्डन मिडवे चाहिए। हमारे हमारे पास डेटा तो चाहिए बिकॉज वी रियली नीड टू परफॉर्म बेटर। लेकिन फिर क्या करेंगे? तो एकदम ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहली बात तो ये है कि जो कुछ अच्छे क्वालिटी के करंट अफेयर्स मार्केट में है, फॉर एग्जांपल विजन है, इनसाइट है, दृष्टि है, तो एग्जांपल के तौर से बोल रहा हूँ, आपको और भी शायद पता होंगे जो शायद मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा कंटेंट वो देते हैं। तो ऑलरेडी जो मंथली करंट अफेयर्स आते हैं ना, उसमें बहुत सारा डेटा शेयर होता है। ऑलरेडी मंथली करंट अफेयर्स में दे शेयर रिगार्डिंग पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, सोशल, है ना, अलग अलग जो टास्क है उसके बेसिस पे वो अलग अलग डेटा, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स में भी बहुत सारा डेटा होता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है ना, उसका मेंशन होता है, कोई जजमेंट है उसका मेंशन होता है, उसके बाद कोई कमेटी फॉर्म की गई थी किसी चीज़ के रिव्यू के लिए, उसका मेंशन होता है, कोई रेगुलेटरी बॉडी है फॉर एग्जांपल, है ना, उसका मेंशन, लाइक फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद फिर किसी एनजीओ का नाम आता है, राइट? उसके बाद हो सकता है कि कोई यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, उसका नाम आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नाम आता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है या स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर जो है, एसएमई जिनको हम बोलते हैं, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है ना। कभी कभी कोई सर्वे का रिपोर्ट आ जाता है, सर्वे डेटा। अब वो सर्वे आइदर गवर्नमेंट का होगा, मतलब पब्लिक होगा, या प्राइवेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्राइवेट इन द सेंस एनजीओ, कंडक्टेड बाय एनजीओ और समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ये कुछ उसमें हो सकता है। ये सारा करंट अफेयर्स का मैं बता रहा हूँ।
अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं जो कि हमारे एसे राइटिंग के डेटा फैक्ट्स का सबसे बड़ा सोर्स है, अच्छे क्वालिटी का करंट अफेयर्स अगर हम पढ़ते हैं तो उसको सिर्फ पेपर 1 के एंगल से नहीं पढ़ना है बल्कि पेपर 2 के एंगल से पढ़ना है। लेकिन सिर्फ पढ़ के नहीं चलेगा, आपको एक नोटबुक बनाना पड़ेगा उस नोटबुक में, और ये आपको करना पड़ेगा। यस, आपको नोटबुक बनाना है। अब ना नोटबुक लेकिन बना के उसमें कैसे डेटा लिखेंगे वो एक तरीका है। सबसे पहले तो ये बात है कि क्या सर यस आप बोल रहे तो मैं नोटबुक बनाऊंगा क्या? अगर बना सकते हो तो बनाओ, मतलब बनाना ही चाहिए, तभी वर्कआउट होगा, राइट। तो नोटबुक बना के लेकिन डेटा कैसे लिखूँ, क्योंकि रैंडम डेटा लिखूंगा तो वो भी एक अलग से बन जाएगा, उसको अलग से कैसे पढ़ूँ और कौन सा कब इस्तेमाल करना है वो तो समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए भी सोचना ज़रूरी है, उसके लिए सोचते हैं। लेकिन ये जो पहला सोर्स मैंने बोला ये आप समझ लो, क्योंकि करंट अफेयर्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हमारे पढ़ने में आती है, लेकिन ये सारी चीज़ों को हम लोग सिर्फ पेपर 1 के एंगल से पढ़ते हैं और भूल भी जाते हैं। इनफैक्ट हम लोग इन चीज़ों को पेपर 2 के एंगल से पढ़ेंगे ना, जब अगर कोई भी सर्वे या डेटा का रिपोर्ट है और हम अगर ये सोचूंगा मैं, अरे यार अगर ये जो है वो मैं लिख सकता हूँ, अगर क्राइम रिलेटेड कोई ऐसे आ गया तो, या रिलीजन रिलेटेड कोई ऐसे आ गया, या पॉलिटिक्स रिलेटेड कोई ऐसे आ गया, तो आई कैन यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन, मैं उसको ऐसे 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 में लिख सकता हूँ। ये जब मैं सोचता हूँ तो वो डेटा आपके दिमाग में रिटेन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि देन यू आर नॉट जस्ट कैजुअली रीडिंग इट फॉर पेपर 1, यू आर थिंकिंग दैट आई विल यूज दैट एंड आई विल राइट दैट विथ माई हैंड्स इन एसे, सो दैट मेक्स अ डिफरेंस। और इसीलिए उसको उठा के उस वक्त नोटबुक में लिखना है कहीं से, तो वो भी ज़रूरी है। तो उसको कैसे नोटबुक में लिखना है उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन ये पहला सोर्स था। हम सब दो चीज़ों के बारे में पहले बात करेंगे। पहले बात करेंगे सोर्स, जो मैंने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया है, और दूसरा फिर उसका अरेंजमेंट, ठीक है। तो पहले सोर्स के बारे में, अभी करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। जो कुछ स्टैटिक डेटा आप लोग पढ़ते हो वो भी आपका सोर्स है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। अज्यूम करके चलो कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री जैसा बड़ा सोर्स नहीं है कोई। पकड़ लो हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया में पकड़ लो अगर हम ब्रिटिश इरा के बारे में बात कर रहे हैं तो ब्रिटिश इरा से हमको कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। पकड़ लो अगर हम सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें वुमन रिगार्डिंग वुमन इमेंसिपेशन का इतना सारा डेटा है। तो जब भी हम वुमन रिलेटेड कोई ऐसे लिखने वाले हैं तो हम हिस्ट्री का इस्तेमाल इंट्रोडक्शन लिखने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि कैसे उस वक्त महात्मा फुले और राजा राममोहन रॉय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने, पंडिता रमाबाई जैसे लोगों ने क्या क्या काम किया है। तो जब मैं वो डेटा पढ़ता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं ना। अभी पकड़ लो हमको लिखना है कि आज क्या सिनारियो, तो हम बोल सकते हैं उस वक्त डाउरी सिस्टम था, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं डाउरी सिस्टम है ना। तो हम लोग कितने बदले हैं ये सवाल पूछ सकते हैं हम ऐसे में, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। तो ब्रिटिश इरा की तो कितनी सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल उस वक्त भी मीडिया था, तो अगर मीडिया के रिलेटेड कुछ ऐसे आता है तो कैसे मीडिया उस वक्त पावरफुल था और कैसे इंडिपेंडेंस दिलाने में उस वक्त हमारे मीडिया ने हमको सपोर्ट किया था, कैसे वो हमारे सारे फ्रीडम्स फाइटर्स का एक बहुत बड़ा वेपन था, उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर जुडिशरी पे ऐसे आता है तब भी उस वक्त की जुडिशरी के बारे में लिख सकते हैं। अगर एजुकेशन पे ऐसे आता है तो उस वक्त के एजुकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। एजुकेशन का ऐसे तो उसके पहले भी जा सकते हैं, एंशिएंट और मिडिवल इंडिया में कैसे एजुकेशन था उसके बारे में भी लिख सकते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट वाज द सिनारियो, है ना। क्योंकि ब्रिटिश, यू टेक एनी टॉपिक, अगर आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उस वक्त क्या उनकी पॉलिसीज थी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज क्या थी और चीज़ें कैसी थी उसके बारे में बात कर सकते हैं। सो ब्रिटिशर्स हैड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स इन इंडिया। अगर हम ट्राइबल्स की बात करते हैं तो उस वक्त ब्रिटिशर की पॉलिसी क्या थी ट्राइबल्स के वक्त, ये कहीं ना कहीं आपके पढ़ने में आने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, कितने सारे एक्ट्स उस वक्त बने हैं जिनके बारे अब हमको पता है कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935, तो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑलमोस्ट 60% हिस्सा इससे आया है। तो वो पढ़ते तो वहां से फायदा होगा हमको, डेफिनेटली होगा, ठीक है। फिर कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं हम लोग मेंशन कर सकते हैं आज के कंटेक्स्ट में, कि कैसे आज हमारे इंडिया में जो डेमोक्रेसी है उसकी शुरुआत उस वक्त से हो गई थी, है ना। हमने क्या क्या रेजोल्यूशन पास किया था उसके बारे में लिख सकते हैं। M.K. गांधी एक बहुत बड़ा सोर्स है, इनके कितने सारे कोड्स जो है वो आपने लर्न करनी चाहिए और वो आप एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर फील्ड के लिए गांधी जी ने कुछ ना कुछ बोला है। तो व्हेन यू आर रीडिंग मॉडर्न इंडिया फॉर हिस्ट्री इन पेपर 1, बट यू कैन थिंक ऑफ यूटिलाइजिंग इट इन पेपर 2, है ना। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस एंगल से इसको सोचें। और ये तो मैंने बहुत ऊपर ऊपर का बताया, बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स है, बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट्स हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं। अभी बहुत बड़ा फार्मर ये हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था, राइट, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था।
तो उस वक्त भी फार्मर प्रोटेस्ट हुआ है इंडिया में। तो अगर आप स्टार्टिंग में उनके बारे में लिखोगे तो एग्जामिनर तो मतलब दंग रह जाएगा सोच के कि भाई ये कनेक्ट कर रहा है चीज़ों को, है ना, कि उस वक्त क्या समस्या थी और आज क्या समस्या है, उस वक्त कैसे उस वक्त के पॉलिटिकल लीडर्स ने उनको सपोर्ट किया था, आज क्या सिनारियो है। सो इट इज़ वेरी नाइस। तो ये तरीका है। तो हम जो स्टैटिक पढ़ते हैं ना, वहीं से आपको डेटा मिलने वाला है, बस आपको अपने पढ़ने का नजरिया बदलना है। तो परसेप्शन चेंज करना इज द की हियर। ठीक है, पकड़ लो, अभी हम 1 मिनट के लिए पकड़ लो, अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो वहां फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है ना, वैदिक पीरियड है, यहां से कितनी सारी चीजें, इनकी जो फिलॉसफी है या इनका जो मतलब जो इनके जो तत्व है उनके बारे में वी कैन थिंक एंड राइट। वैदिक पीरियड में एजुकेशन कैसा था, वुमन की कंडीशन कैसी थी, और जो भी चीजें हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। मतलब किसी भी आज के टॉपिक का स्टार्ट करने के लिए भी हम लोग माइथोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं या एंशिएंट और मिडिवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिडिवल टाइम्स में भी देखो, अभी अगर हम लोग देखो, सीधी बात करता हूँ, थीम्स ऑफ हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो वहां भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के बारे में है। तो पकड़ लो, अगर आज हमें हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप के बारे में लिखना है तो भक्ति और सूफी मूवमेंट को मेंशन नहीं कर सकते हम लोग कि इन दोनों ने क्या करने की कोशिश की है, रिलीजन को डिवोशन की तरफ लेके जाने की कोशिश की है और ह्यूमैनिटी को ही सबसे इंपॉर्टेंट रखा है, यूनिटी को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस दिया है। और ये इंडिया का हमारा कल्चर है, ये हमारी लेगेसी है, हमारा ट्रेडिशन है, वी शुड राइट अबाउट इट। एक सेपरेट चैप्टर ना सिर्फ ट्रैवलर्स के ऊपर है, कितनी इंटरेस्टिंग चीजें उसमें लिखी है। इन चीजों को पेपर टू में मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा उसके बारे में सोचो, है ना। टूरिज्म के बारे में पकड़ लो, ऐसे आता है, यू कैन स्टार्ट विद दिस ट्रैवलर्स, कि इंडिया में टूरिज्म नई चीज नहीं है, बहुत पुराने टाइम से टूरिज्म हो रहा है, ट्रैवलिंग हो रही है। यू कैन राइट लाइक दिस एंड नॉट ओनली दिस सब्जेक्ट। अभी सीधी बात करो, अगर पॉलिटी की बात करते हैं, अरे भाई पॉलिटी में तो मतलब इतने सारे एक्ट्स, आर्टिकल्स, जजमेंट्स, है ना, कमिटीज, उसके बाद जो मेन ये चीजें हैं ना, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये तो आपको रट्टा मारना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रियम्बल है। प्रियम्बल को हमेशा कंक्लूजन में कोट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, कि हमने क्या प्रॉमिस किया है, और अगर सही मायने में हम लोग इस तरह की चीजें करेंगे तो हम प्रियम्बल में हमने जो प्रॉमिस किया है वो फुलफिल कर पाएंगे। ये हमेशा आप लिख सकते हो कंक्लूजन में। तो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज है, इन चीजों को आपने रट्टा मार के एकदम लर्न कर देना चाहिए। और हमेशा ना देखो, अभी फॉर एग्जांपल कहीं कभी भी अगर पकड़ लो, आपको लगता है कि यार नहीं यार मुझे ना, लेकिन मुझे सिर्फ उस वक्त ना ध्यान में नहीं आता उसको कैसे रखना है, तो सिर्फ आर्टिकल्स लर्न करके नहीं चलेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा, ओके ये है आर्टिकल 19, ये आर्टिकल 19 मुझे फ्रीडम देता है मूवमेंट का, तो मैं इस आर्टिकल को कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। यह आर्टिकल मुझे देता है फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। ओके, तो ऑक्यूपेशन के बारे में अगर मैं बोलता हूँ, राइट, तो अगर पकड़ लो वुमन के रिगार्डिंग भी ऐसे है फॉर एग्जांपल, तो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन तो वुमन को भी मिलना चाहिए, तो आर्टिकल 19 ऑलरेडी वो प्रॉमिस कर रहा है, तो यू कैन मेंशन दिस हियर, राइट। सेफ्टी एट वर्क प्लेस, इसके रिगार्डिंग अगर कोई ऐसे आ गया तो यू कैन मेंशन कि सर ऑक्यूपेशन का ऑलरेडी दे दिया है वुमन को, तो इसमें वो भी चीज आती है ना। कितनी सारी चीजें हैं, इससे आरटीआई निकलता है। तो अगर हमको ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करना है, करप्शन के खिलाफ कुछ ऐसे लिखना है, तो वी कैन मेंशन आर्टिकल 19। आपको सोचना है, जब भी आप अपना नोटबुक बना के उसमें फंडामेंटल राइट्स लिखोगे तो सोचना है कि ओके आर्टिकल 25 या 26, है ना, तो ये जो है दे आर टॉकिंग अबाउट रिलीजियस फ्रीडम, राइट। तो जब भी रिलीजन रिलेटेड कुछ आएगा तो मैं कैसे इस चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये आपको सोचना है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी के तो कितने सारी चीज़ें हैं जो हम हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोगों को सोचना पड़ेगा और हम लोगों को काम करना पड़ेगा इस पर। एंड जस्ट ऐड अ न्यू पेज हियर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जस्ट वेट। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हमने पॉलिटी के बारे में बात कर ली, हिस्ट्री के बारे में बात कर ली, सो सेम गोज विथ ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट्स। ओके,
ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं फॉर एग्जांपल, देखिए अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में भी कितनी सारी चीजें हैं, है ना। वी रीड अबाउट रिवर्स, वी रीड अबाउट हिमालयाज, एंड वी रीड अबाउट लॉट्स ऑफ स्टफ कि भाई गंगेटिक प्लेन में क्या सिनारियो है। हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं वहाँ, है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन भी आता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन आता है, उनके अलग अलग चीज़ें आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग कहीं ना कहीं डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। यही पकड़ लो, रिसेंटली वो इंडस वाटर ट्रीटी का डिस्प्यूट कुछ चल रहा है, तो अगर हमको ज्योग्राफी थोड़ा अच्छे से पता है तो कौन सी 3 रिवर यहाँ है, कौन सी 3 रिवर वहाँ है, वी कैन राइट अबाउट दैट। बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। वी कैन राइट अबाउट द डिजास्टर्स, जो ज्योग्राफी का एक हिस्सा है। डिजास्टर मैनेजमेंट पे अलग ऐसे आता है कभी कभी, तो लैंडस्लाइड्स के बारे में लिखना। तो ये चीज़ें जो हम लोग जितना स्टैटिक पार्ट अच्छे से करेंगे उतना हम लोगों का वो सही जाएगा। तो लेट इट बी पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट डेटा जो है वो कहीं और से नहीं आएगा, डेटा जो है वो हमेशा यही से आएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अभी पीआरएस लेजिस्लेटिव करके एक साइट है जो आपको पॉलिटी रिलेटेड बहुत अच्छा डेटा सप्लाई करती है। तो अगर आप वो थोड़ा बहुत फॉलो करते रहोगे तो आपको फ़ायदा होगा। पीआरएस करके है। उसके बाद नीति आयोग की जो साइट है उस पर कुछ ना कुछ डेटा आपको अच्छे से मिलेगा, है ना। मैं तो बोलता हूँ सीधा बेस्ट क्या है, गो फॉर गूगल, कोई भी चीज़, लेकिन वो ढूंढना मुझे लगना चाहिए कि मुझे इसके रिलेटेड डेटा चाहिए, तभी वो काम आएगा। नहीं तो करंट अफेयर्स किसी अच्छे सोर्स से फॉलो करना इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, राइट। अभी सवाल ये उठता है कि सर ये सब तो ठीक है, डेटा कहाँ से कलेक्ट करना ये तो पता चल गया, लेकिन और फिर हाँ, वैसे डेटा तो बहुत सारा है, मतलब यूनाइटेड नेशंस की साइट्स पे आपको कितना सारा डेटा मिलेगा, हर मिनिस्ट्री की साइट पे कितना सारा डेटा मिलेगा, लेकिन वी डोंट हैव टाइम टू गो फॉर दैट, राइट। सो डोंट गो फॉर दैट, ट्रस्ट मी, राइट। अभी इसको अरेंज कैसे करना है ये एक सवाल है। अगर हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो अरेंजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा तो बहुत सारा ऐसा है, उसको कैसे और कहाँ अरेंज करेंगे। देखो, मैं बस एक किताब में से ये देख रहा था कि पिछले साल कैसे कैसे, पिछले कुछ सालों में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। तो मोटा मोटा अगर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, कोई एक नोटबुक बना सकते हैं, उसमें ना अलग अलग एंगल से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स रिलेटेड कुछ टॉपिक पूछते हैं, ठीक है। तो अभी 2015 से अगर देखा तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे एक टॉपिक पूछा गया था, कैशलेस ट्रांजैक्शन के ऊपर एक टॉपिक पूछा गया था, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स के ऊपर एक टॉपिक पूछा गया था, फार्मर वेवर्स के ऊपर एक टॉपिक पूछा गया था। तो ये जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड टॉपिक है इसके रिगार्डिंग कुछ भी डेटा मिलता है। अब इकोनॉमिक्स के अंडर भी डेटा को सिग्रीगेट करना जरूरी है कि भाई कोई सर्वे का रिपोर्ट है वो अलग, अगर आरबीआई ने कुछ अपने रिपोर्ट में कुछ डेटा पब्लिश किया है तो वो अलग, कुछ पकड़ लो जजमेंट आया होगा उसके रिगार्डिंग वो अलग, कुछ स्कीम्स के नाम होंगे वो अलग, है ना। तो वो इकोनॉमिक्स के अंडर लेकिन लिखना चाहिए। फिर क्या करेंगे, अच्छा, और इकोनॉमिक्स में भी क्या करना चाहिए, मोटा मोटा है ना, जो मेन टॉपिक्स है सिर्फ इकोनॉमिक्स लिख के नहीं चलेगा। जैसे कि अभी मैंने बोला ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ठीक है, फिर कुछ बैंकिंग सिस्टम है, ऐसे कुछ मेन टॉपिक्स लिख लो। और जब भी कोई डेटा मिलता है, अगर वो डेटा जब आप लिखोगे तो वो डेटा लिखने के बाद इसको मैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, 1 2 3 4, इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ बैंकिंग रिलेटेड कुछ आ गया तो इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप रिलेटेड कुछ आ गया तो इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के केस में इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, एग्रीकल्चर के केस में। ये लिखना है वहाँ, ये लिखना है वहाँ। और जब भी ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे तब कॉन्शियसली उसको इस्तेमाल करना है। ऐसे लिख लिया, पकड़ लो, प्रैक्टिस करे ऐसे लिख लिया और उस वक्त याद नहीं आया, लेकिन जब बाद में खुद का ऐसे पढ़ते हो तो वही किताब खोलो, अपना नोटबुक खोलो जिसमें डेटा लिखा है, सोचो कि यार अरे यार ये लिखना चाहिए था, फिर से लिखो, ट्रस्ट मी, फिर से लिखो, वही ऐसे फिर से लिखो डेटा का इस्तेमाल करके। इवन दो इट्स एन इरिटेटिंग एक्सरसाइज बट डू इट, क्योंकि आपके माइंड को सिग्नल जाता है कि ओके ये डेटा डालना जरूरी है, तो अगले बार वो खुद आपको याद दिलाएगा, अरे ये डालना रह गया, तो वो अपने आप आएगा। एग्जाम के दिन अपने आप कुछ नहीं होने वाला, जो कुछ एग्जाम के दिन होगा वो वही होगा जो आपने बहुत बार प्रैक्टिस कर रखा है, इसलिए बहुत सारी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये एक बात है। तो मतलब बेसिकली क्या करना है, अभी इकोनॉमिक्स है, तो उसके बाद क्या मैंने किया, उसके बाद पकड़ लो सोशल। तो सोशल इश्यूज बहुत सारे हैं। अब छोटा छोटा अगर बात करते हैं, एक कम करते हैं, सोशल से पहले एक आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो इसमें क्या है, सिनो इंडिया मतलब चाइना, इंडो पाक, ऐसे इंडो नेपाल,
है ना। ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो है पिछले कुछ सालों में यूपीएससी ने पूछे, आपको पता है कि ये पूछते रहते हैं। अब कुछ बाकी है, कुछ अभी रिसेंट टाइम में न्यूज़ में है, वो हमको पता होते हैं, राइट। तो उन टॉपिक्स को लिखना और उन टॉपिक्स के रिलेटेड जो कुछ डेटा है वो आसपास लिखना जरूरी है। वो करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी अच्छे सोर्स से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस या ग्लोबल जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में अलग से करंट अफेयर दिया जाएगा, वो डेटा यहाँ लिखो। ये मत सोचो कि सर वो करंट अफेयर की किताब में वही से बाद में रिवाइज कर लूंगा, ऐसे नहीं होता है। उस वक्त वो याद नहीं आता है, आपको अभी से उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो आपके माइंड को ये आप बता रहे हो कि देखो ये जो है ना, ये ऐसे के लिए सेग्रीगेट किया है, इसके रिलेटेड कोई ऐसे आता है तो यहां मुझे वो डेटा इस्तेमाल करना है। कीप ऑन टेलिंग योरसेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद फिर और जैसे कि हमने बोला सोशल है, अभी सोशल में क्या है, वुमन रिलेटेड है, चिल्ड्रन रिलेटेड है, ओल्ड एज जो बंदे हैं उनके रिलेटेड है, पॉवर्टी है। अब ये सोशो इकोनॉमिक भी यहाँ आ गया, मतलब थोड़ा ओवरलैप भी हो जाएगा अगर हम एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसी चीज़ें अगर यहाँ डालते हैं तो, है ना। फिर एजुकेशन है, हेल्थ है ना, ये एक दूसरे से ओवरलैपिंग है। हेल्थ के बारे में लिखते हैं तो वुमन और चिल्ड्रन के बारे में लिखना पड़ेगा, वुमन के बारे में लिखते हैं तो वुमन का एजुकेशन और वुमन के हेल्थ के बारे में लिखना पड़ेगा। ओल्ड एज केयर के बारे में बात करते तो उनकी भी हेल्थ के बारे में लिखना पड़ेगा, उनके पॉवर्टी के बारे में लिखना पड़ेगा, है ना, उनके इनकम सोर्स के बारे में लिखना पड़ेगा। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये टॉपिक्स मोटा मोटा सोशो इकोनॉमिक एक हेडिंग दे दो, उसके नीचे ये जो मेन टॉपिक्स पिछले कुछ सालों में यूपीएससी ने पूछे हैं, सारे के सारे टॉपिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उनका जो आपको दिख रहा है कि ये थीम जो है वुमन की है, ओल्ड एज लोगों की है, सोशल सिक्योरिटी की है, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के बारे में पूछा है, एजुकेशन के बारे में ऐसे है, पब्लिक हेल्थ के बारे में ऐसे, उतने मेन टॉपिक्स लिखो। जब भी कोई डेटा आता है वो डेटा लिखने के बाद ये डेटा मैं कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, अच्छा ये डेटा ना मैं एजुकेशन रिलेटेड अगर कुछ रिफॉर्म्स पूछते हैं तो वहाँ लिख सकता हूँ, ये डेटा ना मैं वुमन रिलेटेड टॉपिक में लिख सकता हूँ, है ना, जेंडर इक्वालिटी के लिए। इस तरह से वहाँ डेटा के नीचे लिखो और उसको कॉन्शियसली इस्तेमाल करो, तब जाके आपका डेटा, कुछ भी डेटा आपको मिले, जजमेंट मिले, कोई कमेटी का नाम मिले, कोई सर्वे का रिपोर्ट मिले, प्लीज यूज इट, है ना। इस तरह से आपको डेटा कलेक्ट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको रट्टा मार लो, वो कभी भी काम आएंगे। हमेशा याद रखना कि कहीं कुछ ना कुछ करके मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लिखना ही है। ऐसे में ऐसा आप सोच के चलोगे तो होगा ना, ऐसा आप सोच के चलोगे तो होगा, अदरवाइज कैसे होगा, है ना। तो ये तरीका है कि आप इस तरह से डील करते हो विथ यूर डेटा। डेटा बहुत है और बहुत सारा डेटा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, करंट अफेयर्स में मिल जाएगा, लेकिन वो डेटा मेरे कोई काम का नहीं है अगर मैं खुद उसको सेग्रीगेट करके यहां नहीं लिखता हूं और बार बार उसको पढ़ना और फिर उसको इस्तेमाल करना, जो ऐसे का प्रैक्टिस आप कर रहे हो। ये तरीका है एक्चुअली। तो अलग अलग टॉपिक, अब ये हो गया, मतलब सेम गोज विथ दिस वाज ऑल अबाउट ऐसे, लेकिन आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट के लिए भी यही चीजें वैसे की वैसे ही मैटर करेगी ना। आपको आर्ग्यूमेंट का अलग कुछ नहीं बनाना है। आप जैसे कि मैंने अभी आपको बोला इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स लिखा, इकोनॉमिक्स के नीचे ऐसे में जो मेन थीम्स पूछिए उनके टॉपिक्स लिख लिए, उसी के नीचे आर्ग्यूमेंट्स के टॉपिक लिख लो, क्योंकि वही वो काम आएगा। आर्ग्यूमेंट कैसे देना है वो तो मुझे पता है, उसके सपोर्ट के लिए मुझे डेटा या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना। तो ऐसे हो, आर्ग्यूमेंट हो या रिपोर्ट हो, डेटा कलेक्ट करने का तरीका सेम ही है। मेरे पास डेटा होगा वो मैं रिपोर्ट में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ऐसे में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन ऐसे के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। ये तो हो गया मेन डेटा जो इन चीज़ों को कॉमन है। ऐसे के लिए थोड़ा कुछ और डेटा भी चाहिए, जो ऐसे प्लस आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं। बेसिकली रिपोर्ट में हर चीज़ काम नहीं आती। जैसे कि पकड़ लो कोट्स है, तो कोट्स हम ऐसे और आर्ग्यूमेंट में लिख सकते हैं। कुछ संस्कृत श्लोक्स है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पोएम है या हिंदी सॉन्ग है, हिंदी या इंग्लिश कोई भी सॉन्ग का कुछ लाइंस जो कि उस टॉपिक को बहुत अच्छे से हिट करती है। यस, सिनेमा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप मेंशन कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्रीज है, किताबें है ना, बुक्स या किसी जर्नल में आया हुआ कोई रिपोर्ट, यू कैन यूज दिस थिंग्स फॉर एसे एन आर्गुमेंट। और ये चीज़ें ना आपको सोचनी पड़ेगी। आप कोई रिव्यू पढ़ते हो मूवी का या कुछ देखने जाते हो और फिर आप ये सोचना कि यार ये चीज़ ना पेपर 2 में अगर मेंशन करूंगा तो मार्क्स मिलेंगे, ये सोचना पड़ेगा। तो मार्क्स मिलेंगे, जितना डाइवर्सिटी लेके आएंगे उतना डेटा मिलेगा। तो दो चीज़ें बोल रहा हूँ एट द एंड। हमने बात किया सोर्सेस और फिर हमने बात किया अरेंजमेंट। तो इसको अलग से अरेंज करो और कोड भी लिखोगे ना, अलग अलग कोड मिलेंगे ना, उसके नीचे तुरंत लिखो कि भाई ओके ये कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये एक बात।
तो इम्पॉर्टेंट क्या है, ए से लिखो। ए से लिखते वक्त थोड़ा स्पीड कम भी होगा अभी चलेगा, लेकिन ये सोचो कि यहाँ और कुछ क्या ऐड कर सकता हूँ, यहाँ जजमेंट आएगा क्या, यहाँ कुछ कमेटी का नाम आएगा क्या, यहाँ कुछ सिनेमा कोई है इसके रिगार्डिंग, ऐसा सोचो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर नहीं भी अगर याद आता है तो उसको लिख लो और फिर किताब खोल के देखो कि मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन था, थोड़ा गूगल करके देखो, क्योंकि अगली बार काम आएगा तो लिखूंगा, है ना। और फिर ना कुछ जो सर्वेज है ओवरऑल, जो कि ऑलरेडी आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएंगे, है ना, तो उसके लिए मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं। जैसे कि अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, हेल्थ रिलेटेड, फिर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कुछ सर्वे होते रहते हैं, है ना, उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जब आपका अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है वहाँ आपको बहुत सारा डेटा मिलता है, उससे डेटा कलेक्ट करो। बजट में कुछ डेटा मिलता है, उससे डेटा कलेक्ट करो, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएंगी। अभी अभी हर बंदा जो है वो प्रथम एनजीओ का डेटा लिखता है, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर, लेकिन फिर ठीक है, फिर भी फाइन। कुछ जो फेमस एनजीओज है उनका आपको खुद से इकट्ठा करना पड़ेगा कुछ चीज़ें। आपने टॉपिक आपको मिल गया सोशल टॉपिक, और अगर आपको कोई एनजीओ नहीं पता है जो उस फील्ड में काम करता है, तो फाइंड अबाउट दैट, यू हैव टू फाइंड अबाउट दैट, दिस इज द स्ट्रैटेजी। सो व्हाट आई जस्ट मीन टू से इज दिस, थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, जो मैं कुछ पढ़ रहा हूँ उसी डेटा को मैं पेपर 2 के लिए कैसे इस्तेमाल करूँ, देन चीज़ें बदलेंगी। पर्सपेक्टिव बदलना है चीज़ों की तरफ देखने का, और एकदम मतलब फुल फ्लो में जाके किताब बनाना, नोटबुक बनाना, उसमें ये चीज़ें लिखना, ये काम आएगा, इस तरह से काम आएगा, उसको बार बार पढ़ते रहना, इस्तेमाल करना उसको, तो आपका पर्सोना बदल जाता है, आपको आदत लग जाती है अपने आप। फिर धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा कि बिना डेटा लिखे, बिना जजमेंट्स या बिना एनजीओ का नाम लिखे या बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में लिखे आपका ऐसे खत्म ही नहीं होगा। मतलब वो बहुत नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए, और वो नेचुरल और नॉर्मल बनाने के लिए ये सारा जुगाड़ आपको करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। इसलिए जो मैं बोलते रहता हूँ ना कि पेपर 2 के लिए 2 घंटा देना जरूरी है, वो एवे नहीं बोलता, बहुत सारा काम पेपर 2 के लिए करना जरूरी है, तब जाके एक अच्छा क्वालिटी निकलता है। मैंने भी ऐसे लिखा वुमेन एम्पावरमेंट पे, दूसरे ने भी लिखा, लेकिन मुझे 7 मार्क्स मिला, उसको 10 या 11 मिला, क्यों? 7 तो आपको ऐसे भी मिल जाएगा, लेकिन जो उसके आगे जो आधा आधा मार्क जो एक्स्ट्रा मिलता है ना, वो इन सारी चीजों के ऊपर मिलता है। सो टू वर्क हार्ड ऑन दिस, राइट। तो इस तरह से ये हमने सोर्सेस के बारे में बात की, राइट, और हमने बात की कि उसको कैसे अरेंज करना है। तो एक नोटबुक बना के इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, आईआर रिलेटेड, सोशल रिलेटेड, ऐसे जो है, ऐसे उनके जो मेन टॉपिक्स पिछले कुछ 10 सालों में पूछे गए हैं, क्योंकि मोटा मोटा उसी के ऊपर ऊपर नीचे कुछ आते रहता है, और फिर उसके नीचे डेटा, और जो भी डेटा मैं लिखूंगा उसके नीचे वो कहाँ कहाँ में काम आएगा वो सोचना। फिर पकड़ लो, अगर सिर्फ आप आर्टिकल सोच रहे हो, पकड़ लो सिर्फ, आपने ये भी कर सकते हो, मतलब पकड़ लो आर्टिकल 21 लिख दिया ऐसे, तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, इतना ब्रॉड आर्टिकल है, इतनी सारी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट सोच तो सकते हैं कि सर ये ओके, वुमेन एम्पावरमेंट के वक्त इस्तेमाल कर सकता हूँ, एनवायरमेंट रिलेटेड अगर कोई ऐसे आता है इस्तेमाल कर सकता हूँ, पॉवर्टी के रिलेटेड इस्तेमाल कर सकता हूँ, चिल्ड्रन का कोई इशू होगा वहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, अगर क्रिमिनल कुछ है उसके राइट्स है उसके रिगार्डिंग इस्तेमाल कर सकता हूँ, सरोगेसी रिलेटेड आर्टिकल है वहाँ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना। फॉर ये सिर्फ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जहां हम आर्टिकल 21 को इन्वोक कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि राइट टू लाइफ है, राइट। तो इसीलिए मतलब अगर वॉर है, बोलो रशिया यूक्रेन वॉर है, या फिर इंडिया का पाकिस्तान के साथ वॉर है, या कुछ जो एलओसी पे कुछ वहां के जो गांव है वहां के लोगों का इशू है, तो यू कैन राइट लाइक आर्टिकल 21, है ना। तो इस तरह से हम लोग अगर काम करते हैं तो वी कैन डेफिनेटली परफॉर्म मच बेटर, राइट। तो आर्टिकल को लिखो और उसको कहाँ का इस्तेमाल कर पाऊंगा उसका सर्कल बनाओ। एक ही सर्कल खत्म हो गया तो दूसरा सर्कल वापस बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ना आप खुद बदल रहे हो, आपका सोचने का स्पेक्ट्रम जो है वो वाइडर हो रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन। सिर्फ पढ़ना मतलब प्रिपरेशन नहीं है। इफ यू स्टडी लाइक दिस थिंग्स विल चेंज, राइट। सो प्रिपेयर लाइक दिस, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछूं, आपको उसके जवाब दिए जाएंगे, राइट। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करते हो एवीकेएस का तो बहुत सारे अपडेट्स आपको वहाँ मिलेंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ हेल्पफुल जो होती है वो वीडियोज़ लेके मैं आते रहूँगा, एंड आई विल कीप ऑन सीइंग यू टिल द एग्जाम, राइट। तो कुछ भी इशू है, कुछ भी चीज़ें हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और पेपर 2 को बहुत सीरियसली और बहुत अच्छे से करना, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट।